हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं वेब सर्वर्स के बारे में और कुछ डेटाबेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम आ गए हैं हमारे एक मेरे पास मशीन है, ये Web03 Ubuntu का, और मेरे पास ये ब्राउज़र है। थोड़ा हम जानते हैं इसके बारे में कि ये जो वेब सर्वर वगैरह होते हैं क्या काम करते हैं, क्यों ये मतलब ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेब पेजेस होते हैं ना, वो जो भी हमारे क्लाइंट के रिक्वेस्ट होते हैं, मतलब ये मान के चलो मेरा वेब सर्वर है, ठीक है। उबंटू मैंने एक वेब सर्वर बना रखा है, ये मेरा ब्राउज़र है, लोकल ब्राउज़र है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर को, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, तो इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। अभी कैसे काम करता है, ये क्लाइंट है, ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट कैसे करता है, ये करता है HTTP प्रोटोकॉल या HTTPS। अगर HTTPS है, ये देखिए ये है ना S, ये चलता है पोर्ट 443 पे, और HTTP चलता है पोर्ट 80 पे। उसमें ये S नहीं होता। कहने का मतलब जो इंक्रिप्शन होता है ना, इसमें सर्टिफिकेट होता है एक, यहाँ पे सर्टिफिकेट के थ्रू, ये देखिए सर्टिफिकेट के थ्रू अगर आप HTTPS यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, सर्टिफिकेट के थ्रू यहाँ से अगर ये यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा ना, तो जो डेटा इसके बीच में जो ट्रैफिक होगा वो इंक्रिप्टेड होगा। अगर सिर्फ HTTP होगा तो इंक्रिप्टेड नहीं होगा। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। और आपको अच्छे से याद होगा कि HTTPS या HTTP, जो HTTP प्रोटोकॉल है कहाँ पे चलता है हमारे नेटवर्किंग की भाषा में जाएँ तो ये हमारा चलता है जो OSI मॉडल के सबसे लास्ट वाले जो लेयर है उसमें, 7th में, एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आता है, अगर वहाँ पे OSI मॉडल में अगर कहा गया है कि जो एप्लीकेशन लेयर होता है उसमें एप्लीकेशन चलते हैं, तो सच में यहाँ पे एप्लीकेशन होता है, इसके अंदर एप्लीकेशन होता है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन हम डालेंगे, अपाचे का वेब सर्वर डाल सकते हैं, एक और वेब सर्वर आता है उसको एनजिनिक्स बोलते हैं, टॉमकेट भी आता है जो जावा के लिए होता है, तो वो भी हम यहाँ पे चला सकते हैं। तो वो क्या है, एप्लीकेशन। इसलिए इन प्रोटोकॉल्स को हम क्या कहते हैं, या इसको कहते हैं हम एप्लीकेशन लेयर के अंदर, ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है क्योंकि वो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो अब क्या हुआ, ये जो क्लाइंट है ये इसको रिक्वेस्ट करता है कुछ डेटा के लिए। कैसे करता है, HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू। अब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे google.com लिखा है, तो क्या करता है DNS। तो जो हमारा DNS सर्वर है, इस सिस्टम का जो DNS सर्वर है वो क्या करेगा, google.com को रिजॉल्व करेगा कि उसका IP कहाँ है, और वो उसके IP को मान के चलो कि जो सर्वर है, तो इस सर्वर पे वो अपना जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे डालेगा, ठीक है। अब सर्वर क्या करेगा, तो ये जो सर्वर है ये उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, और इसके पास जो यहाँ पे इसने कंटेंट या जो भी इसने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है उसका ये कंटेंट इसको वापस करेगा। कंटेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। कंटेंट क्या है, जैसे HTML के पेजेस होते हैं, तो जैसे अगर कुछ जो कंटेंट होते हैं ना वो स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक मतलब बिल्कुल वो चेंज नहीं होते। जैसे मान के चलो एक वेब पेज है, उसमें आपने फ़ोटोज़ वगैरह हैं, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो स्टैटिक है, हाँ। लेकिन मान के चलो कुछ फॉर्म है, जैसे लॉगिन का फॉर्म है, तो वो जो लॉगिन का फॉर्म है हमें उसमें कुछ डालते हैं, कुछ लिखते हैं, अपना यूज़र नेम पासवर्ड लिखते हैं, और वो क्या करता है, उसके पीछे कुछ डेटाबेस होता है, तो डेटाबेस में उसको वो चेक करता है कि ये यूज़र नेम पासवर्ड है कि नहीं। अगर है तो आपको लॉगिन करने देता है। तो वो जो आपका जो वो फंक्शन है वो चलता कैसे, तो उसके पीछे प्रोग्रामिंग होती है। वो क्या करता है कि कुछ PHP का या पाइथन का या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे वो क्या करता है, डेटाबेस पे सर्च करता है डायनेमिकली। क्योंकि जो यूज़र है, बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं, करोड़ों यूज़र हो सकते हैं, तो हर यूज़र का अलग अलग होगा। तो वो डायनेमिक प्रोग्राम के थ्रू, जैसे आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो, तो डायनेमिक तरीके से वो आपके डेटाबेस पे सर्च करता है, और वो जो रिक्वेस्ट होता है उसको रिटर्न करता है यहाँ पे क्लाइंट को। तो वो डायनेमिक हो गया, मतलब जिसके पीछे प्रोग्रामिंग हो वो डायनेमिक है, और जिसके पीछे प्रोग्रामिंग ना हो वो स्टैटिक है। जैसे सिंपल सा HTML पेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट। इसके बाद क्या होता है, सर्वर क्या करता है, जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट आया, चाहे डायनेमिक हो चाहे स्टैटिक हो, तो क्या करेगा, जो भी रिसोर्सेज को जनरेट करेगा उसको फिर से वापस देने के लिए। तो अगर डायनेमिक होगा तब भी या स्टैटिक होगा तब भी, वो जो
रेस्पॉन्स जो इसको देगा वो HTML में ही देगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट इस पे ही देगा। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग अगर अब जो हम डायनेमिक कंटेंट कहते हैं वो चलो बैकएंड में जो सर्वर है, जो हमारा सर्वर है वो उसको फिर से एक कंटेंट में कन्वर्ट करेगा और फिर वापस देगा। तो जो क्योंकि प्रोटोकॉल हमारे पास HTTPS है तो जो हमारा HTML है उसी पे इसको रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ब्राउज़र क्या करेगा, उस कंटेंट को रिसीव करेगा और उसको वेब पेज के रूप में यहाँ पे रेंडर करेगा। रेंडर मतलब दर्शाएगा, दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले करने को बोलते हैं रेंडरिंग, तो यहाँ पे रेंडर करेगा। तो ये इसका एक सिंपल सा फ्लो है कि कैसे हमारा वेब ब्राउज़र और हमारा वेब सर्वर कैसे एक दूसरे से एज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल काम करते हैं। अब सिंपल से हम चलते हैं, एक कोशिश करते हैं। जैसे मैं ये देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ होस्ट नेम, तो मेरा होस्ट नेम क्या है, web03। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ये हमारे पास है www.google.com है ना, तो ये DNS नेम है। तो अभी तो फिलहाल ये DNS को यूज़ नहीं कर रहा, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये मेरा अभी लोकल सर्वर है, ये अभी इंटरनेट से जुड़ा नहीं है, मतलब पब्लिक नेटवर्क से ये कनेक्टेड नहीं है। प्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में हो तो वहाँ पे क्या होगा, आप एक सर्वर बनाओगे तो जो आपका नेटवर्क वाला बंदा है वो क्या करेगा, एक जो पब्लिक IP है, मतलब जो आपका ISP ने आपको कुछ स्टैटिक पब्लिक IP दे रखा होगा। स्टैटिक मतलब जो चेंज ना हो, तो वो पब्लिक IP जो होता है वो ISP से ख़रीदना पड़ता है कि भाई एक ही IP है और ये कभी चेंज ना हो, और ये चेंज नहीं होगा तो इससे हमें फ़ायदा होगा कि हम इसी पे जो भी सर्विसेज हैं वो चला सकते हैं। जैसे वेब सर्वर हो या कोई भी सर्विसेज हो, तो कंपनी ऐसा करती है, ISP से एक या उससे ज़्यादा स्टैटिक IP खरीदती है। स्टैटिक IP खरीदते क्या करते हैं उन लोग, जो स्टैटिक IP जो है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने फायरवॉल पे। जो भी आएगा तो आपके फायरवॉल पे ही जितने भी ट्रैफिक है फायरवॉल पे ही छन के आएगा ना वहाँ से। फायरवॉल का काम ही है उसको, जो ट्रैफिक है उसको छानना। तो क्या करेगा, बिल्कुल उसको जितने भी ट्रैफिक है फायरवॉल पे आएगा। फायरवॉल पे नेटवर्क वाला क्या करेगा, जो नेटवर्क वाला बंदा ये करेगा कि अगर कोई वेबसाइट का एड्रेस है, जैसे मान के चलो कि www.google.com, तो ये जो अगर कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट आ रहा है जो www.google.com लिखा आ रहा है, तो इसको मैं क्या करूं, एक स्पेसिफिक सर्वर पे भेज दूं, तो वो क्या करेगा, उसकी नेटिंग कर देगा। नेटिंग क्या है, जो पब्लिक IP जो है उसको राउट कर देगा आपके सर्वर पे। इस सर्वर पे मान के चलो इस सर्वर पे कर देगा, तो क्या होगा, जैसे कोई ट्रैफिक वहाँ से बाहर से आएगा, कोई यूज़र, जैसे ये यूज़र है, बाहर का कोई यूज़र है, ये जैसे लिखेगा google.com, वो क्या करेगा, फायरवॉल पे जाएगा। पहले फायरवॉल क्या करेगा, उसको छान के फिल्टर करके जिस सर्वर पे google.com का आपने जो भी वेब कंटेंट है वो जो बना रखा है उस पर उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो इसमें बीच में थोड़ा सा नेटवर्क वाले का काम रहता है। उसका बस काम ये है कि जो भी ट्रैफिक है उसको एक पर्टिकुलर सर्वर पे उसको नेट कर दे। एक कोई पोर्ट बना देगा, पोर्ट से भी कर सकता है वो, कि इस पोर्ट से यहाँ पे, मतलब कोई भी पोर्ट नंबर है वहाँ पे अगर कोई भी आ रहा है उसको इस सर्वर पे मैप कर दो। तो उसका जो काम है वो नेटवर्किंग का थोड़ा सा काम रहता है उनका। तो उससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका जो सिस्टम है कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अभी मेरे पास पब्लिक IP वगैरह तो कुछ है नहीं, ठीक है, कि जिससे मैं इसको राउटिंग कर सकूँ। बट कोशिश मैं कर सकता हूँ कि एक वेबसाइट की तरह मैं इसको बनाने की कोशिश हम कर सकते हैं। जैसे कि ये कब काम आता है, आप वेब डेवलपर हो, आप चाहते हो कोई वेबसाइट बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, आप ये चाहते हो कि पूरे के पूरा URL के साथ, ये नहीं कि IP एड्रेस के साथ, आप चाहो तो IP एड्रेस के साथ भी कर सकते हो, बट एक URL की तरह कैसे हम URL पे ही हमारा जो कंटेंट है वो अच्छे से चले, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं लोकल, बिना किसी पब्लिक IP के। बट वो सिर्फ लोकल डेवलपमेंट के लिए ही होता है। जैसे ही आपका साइट बन जाएगा, आप उसको जहाँ पे आपने होस्टिंग खरीद रखा है या जहाँ पे अमेज़ॉन के सर्वर्स वगैरह जो आप यूज़ करते हो या कंपनी के आपके सर्वर्स हैं वहाँ पे उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, ये हमारा होस्ट नेम है web03। सबसे पहले मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं इंस्टॉल करता हूँ वेब सर्वर। तो हमारे पास जो लाइनक्स में कई सारे वेब सर्वर हैं, बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो अपाचे है। इसको कहते हैं अपाचे 2। ठीक है, अपाचे 2 जो है वर्जन का नाम है, तो अपाचे 2 ही चलता है, बहुत दिनों से यही चलता है। इसके अलावा एनजिनिक्स भी है जो कि इससे सेकंड नंबर पे पॉपुलर है, और भी बहुत सारे टॉमकेट वगैरह हैं। तो फिलहाल अपाचे 2 सबसे ज़्यादा चलता है। तो ये मैं इंस्टॉल करूँगा।
तो अगर लोकल सिस्टम में अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा लाइनक्स का सर्वर बना लो या विंडोज़ का सर्वर बना लो। विंडोज़ के सर्वर पे भी अपाचे डल जाता है और वहाँ पे आप डेवलपमेंट कर सकते हो। तो आप ऐसे मान के चलो कि आप एक लोकल छोटे सिस्टम पे आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपना वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं और उसको फिर बाद में आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा कुछ आप समझो। तो इस तरीके से मेरा वेब जो सर्वर है वो डल गया है। मैं क्या करूँगा, नेट स्टेट, ये सबसे बढ़िया तरीका है जानने का, जिससे यहाँ पे नेट टूल डलानी है तो मैं वो भी डाल लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने नेट टूल्स मैं इसके अंदर डाल लूँगा। तो मुझे ये पता करना है कि मेरा जो वेब सर्वर है कौन से पोर्ट पे चल रहा है और कैसे चल रहा है वो सब चीज़। तो नेट स्टेट सबसे बढ़िया कमांड होता है। ये देखिए, तो मैं देख पाता हूँ यहाँ पे कुछ है, ये देखिए पोर्ट 80 है और यहाँ पे अपाचे। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँ तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल में ये इसी का लाइन है, ये वाला। तो ये TCP/6 मतलब ये TCP/6 पे चल रहा है, मतलब IP वर्जन 6 पे चल रहा है, ये वाला दिखा रहा है और तो कुछ नहीं दिखा रहा, सिर्फ इसी पे चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका इफ़ कन्फिग, ये देखिए इसका IP क्या है, ये है। तो फिलहाल मैं, क्योंकि मैंने लोकल सिस्टम पे हूँ, तो मैं एक बार IP से करके देखता हूँ कि IP से क्या कहता है ये देखिए। तो एक इसने पेज हमें दे दिया है, ये अपाचे का डिफ़ॉल्ट पेज होता है। जब भी आप अपाचे इंस्टॉल करोगे ना, ऐसा आपको डिफ़ॉल्ट पेज मिलेगा। तो ये क्या हुआ, अभी इसने यहाँ से रिक्वेस्ट मांगा और इसने HTML में रेंडर कर दिया। तो HTML का जो कोड होता है ना, एक्चुअल में दिखता नहीं है, वो वेब ब्राउज़र ट्रांसलेट कर देता है आपको ऐसे दिखाने में। बाकी अगर इसका कोड आपको देखना है तो आपको राइट क्लिक करना होगा, व्यू पेज सोर्स, आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा HTML दिख जाएगा और ये आपका स्टैटिक पेज है क्योंकि इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। ये देखिए, तो ये इस तरह से आपको कोड में आपका HTML कंटेंट होता है और इसी को वेब ब्राउज़र ट्रांसलेट कर देता है आपके वेब ब्राउज़र के थ्रू। ठीक है, वेब ब्राउज़र में तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है XML, आप यहाँ देखेंगे अपाचे 2 बंतु डिफ़ॉल्ट पेज इट वर्क्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कुछ टाइटल नाम का दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ ये कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं, इसको हम CSS बोलते हैं। ये एक्चुअल में कह लें कि जो वेब पेजेस होते हैं ना, उसको और अच्छे से सजाने या सुंदर बनाने के लिए काम आता है। ये भी एक लैंग्वेज है CSS, इसके बारे में कभी बात करेंगे। फिलहाल हम HTML पे जाते हैं। तो ये पूरे CSS हैं। यहाँ से फिर आपका देखिए स्टाइल, हेड, बॉडी, तो ये सब पूरे HTML है। यहाँ से पूरा HTML फिर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा है, इधर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको भी थोड़ा बाद में हम गहराई में पढ़ेंगे, जब HTML का हम कुछ देखेंगे ना, कोर्स करेंगे तो समझेंगे क्या चीज़ है। तो ये आपका HTML है। अगर इसको आप वेब ब्राउज़र में खोलते हो तो वो इस तरीके से खुलेगा। आप देखेंगे, ये देखिए अपाचे 2 डिफ़ॉल्ट पेज। अब यहाँ पे ऐसे आइकन आ रहा है, यहाँ पे कुछ अच्छा से बोल्ड में आ रहा है, ये ऐसे कुछ लिखा रहा है। फिर एक ये डब्बा है, डब्बे में इट वर्क्स लिखा रहा है। क्यों आ रहा है? CSS की वजह से। CSS में उन्होंने इसको सजाया है, अच्छे से सजाया है इसको। तो CSS सजाने का काम आता है, अलाइन करने के, कि कौन सा आपका जो कंपोनेंट है वो कैसे रहेगा। ये देखिए ऊपर में यहाँ पे ऐसे लाइन है एक, ये जो लाइन है ये हमारे CSS से आता है। ठीक है, तो HTML CSS एक साथ ही चलते हैं। तो ये हमारा एक वेब पेज है, हमारा मतलब अपाचे का डिफ़ॉल्ट मिल गया हमारे को। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है। अब मैंने कहा था इसको मुझे चाहिए कोई डोमेन नेम में। तो डोमेन नेम में कैसे कर सकते हैं, यहाँ से ये रिजॉल्व करे इसको। एक तो ये तरीका है। तो रिजॉल्व कैसे करेगा, या तो मैं उसको कुछ DNS नेम दे दूँ। तो मैं फ़िलहाल तो भी कोई DNS यूज़ नहीं कर रहा। हाँ, मैं एक्टिव डायरेक्टरी के अगर इन्वायरमेंट में होता या DNS वहाँ पे होता तो मैं क्या करता, ये जो सर्वर है इसका एक मैं DNS रिकॉर्ड बना देता, तो फिर ये उससे भी चल जाता ये। फिलहाल हम लोकल सिस्टम में है तो हम क्या कर सकते हैं, एक और उसका उपाय है होस्ट फाइल। तो हम विंडोज़ का होस्ट फाइल भी तो देख सकते हैं ना। तो चलिए मैं क्या करूँगा ना, एक विंडोज़ का जो होस्ट फाइल है उसमें एक एंट्री कर दूंगा। तो वो कहाँ पे होता है, System32 के अंदर आप कभी भी जाएंगे ना तो इसके अंदर आपको मिलेगा, ये देखिए System32 के अंदर कभी भी आप जाते हो तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा ड्राइवर्स, C विंडोज़ System32, इसके अंदर आपको मिलेगा ड्राइवर्स। ठीक है, ड्राइवर्स के अंदर आपको मिलेगा ETC। अब जैसे वहाँ पे भी होता है ना ETC, लाइनक्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी होता था ETC,
/etc/host। तो ये रहा होस्ट फाइल मेरा। तो मुझे क्या करना है, इसको ओपन करना है और इसके अंदर एक एंट्री करना है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल वो एंट्री करता हूँ। कुछ मेरे और प्राइवेट इसके अंदर कुछ एंट्रीज़ है, तो शायद मैं उसको दिखा ना पाऊँ, बट आपको ऐसा कुछ DNS की एंट्री करनी होगी, जो मतलब पहले भी हमने कई अपने क्लासेस में देखा है। तो फ़िलहाल मैं वो कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ये जो मेरा फाइल है ये सिस्टम प्रोटेक्टेड है, तो ये नॉर्मल यूज़र से एडिट नहीं होने वाला। इसको एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटर से ही ये एडिट हो पाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका इसको करने का, आप क्या करो, नोटपैड लिखो अपने सर्च में, और जैसे नोटपैड दिख जाएगा ना तो उस पर राइट क्लिक करके उसको कर दो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो ये खुल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये वाला फाइल है इसको सर्च करना है, इसको उस पर ओपन करना है। आपका नोटपैड जो है वो क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटर से खुला हुआ है, हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया ना, तो वो खुल गया। अब उससे क्या करेंगे, हम इस फाइल को नोटपैड से जो कि एडमिनिस्ट्रेटर से खुला हुआ है उससे हम इसको एडिट कर देंगे, तो फिर आराम से एडिट हो जाएगा। तो चलिए मैं कैसा कर देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने एक एंट्री कर दिया इसको, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये एंट्री कैसे दिखेगा। तो मैंने होस्ट फाइल लिख के मैंने क्या किया, वहाँ पे 192.168.1.26 ये लिखा, फिर एक ऐसे स्पेस दिया, टैब दिया। टैब देने के बाद मैंने क्या किया, वहाँ पे लिख दिया www.prem.local। तो ये क्या हो गया, एक DNS एंट्री हो गया। ये मेरा URL है और इसको वो हिट करेगा। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे आप इसको रिजॉल्व करा सकते हो। तो इसमें पिंग करता हूँ ना www.prem.local, तो ये देखिए ये ऐसे रिजॉल्व करेगा। ठीक है, 1.26 इसको रिजॉल्व करने लग गया है ये। अब ये मेरा लोकल वेब सर्वर है। अगर मैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे अब मैं लिखूँ www.prem.local, तो खुलना चाहिए। ये देखिए अब क्या हो रहा है, ये खुल रहा है। हाँ, बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अभी सिर्फ HTTP पे काम कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगर नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह इस पर कॉन्फ़िगर नहीं है। तो अब मेरा जो एक URL है, हाँ, क्योंकि मैंने इसको लोकल लिख रखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे तो prem.com लिख सकते हो। मैं चाहता तो कुछ भी लिख सकता था, इसके अंदर .co.in भी लिख सकता था, तो उससे भी रिजॉल्व करता। तो फिलहाल मैं एक अपने उसके लिए कि ये लोकल में कर रहा हूँ मैं ये। अभी अगर कोई और बंदा सेम यही URL हिट करेगा ना, तो वो इसको नहीं खोल सकता, क्योंकि अभी क्या है ना, पब्लिक IP से मैप है ना, कोई पोर्ट मैप है ना, मेरा ये सर्वर जो है मैंने इंटरनेट पे एक्सपोज किया है। ठीक है, तो वो भी हम सीखेंगे वो कैसे करते हैं। उसके लिए हम प्रॉपर एक सर्वर पे जाके उसको पूरा करके देखेंगे। वेब सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं। तो ये मेरा URL हो गया। नेक्स्ट क्या स्टेप है हमारे पास, और क्या क्या चीज़ हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक प्रॉपर आपको एक प्रोडक्शन के लिए सर्वर बनाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नैनो। अब इसकी सेटिंग्स कहाँ पे होती है, सबसे पहले आपको सेटिंग्स बताता हूँ। CD ETC के अंदर अपाचे 2, ये देखिए। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, ETC के अंदर आपके जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, उसके ऑलमोस्ट सबके कन्फिगरेशन होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स है। अपाचे 2 कन्फिग है, ये कुछ कॉन्फ इनेबल लिखा है, मोड्स इनेबल लिखा है, साइट्स अवेलेबल लिखा है, और भी ना जाने कितने सारे इसके अंदर होते हैं। इनके बारे में बात करेंगे, जितनी गहराई से हो सके उतनी गहराई से हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन मोड में जब कोई हम अपाचे सर्वर चलाते हैं तो कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एक कोशिश करके देखते हैं। ETC के अंदर आ गया, अपाचे 2 के अंदर, इसके अंदर है कॉन्फ इनेबल्ड नाम का फोल्डर होता है। फोल्डर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, LALHT। तो इससे क्या होता है, सब हिडन फाइल होते हैं, ह्यूमन रीडेबल में आ जाते हैं, और वो फोल्डर अलग दिखता है, फाइल अलग दिखता है। तो ये सब फाइल्स हैं जो सफ़ेद कलर में है, और जो नीले कलर में वो क्या है, वो हमारे फोल्डर्स हैं। तो इसके अंदर एक कॉन्फ इनेबल्ड नाम का फोल्डर होता है, कॉन्फ इनेबल्ड। ये मैं यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब एक बार फिर करता हूँ, तो ये देखिए इसके अंदर एक फाइल होता है हमारा security.conf। ये एक मतलब प्रोडक्शन में जब हम करते हैं ना इसको कॉन्फ़िगर, तो इस फाइल के अंदर जरूर हमें कुछ करना पड़ता है। तो नैनो
सिक्योरिटी। यहाँ पे आप देखेंगे एक सर्वर टोकन्स करके ना एक ये वैल्यू होता है एक हमारा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ओएस लेवल पे है, सर्वर टोकन्स फुल भी है। अब यहाँ पे कुछ आपको बताएगा भी, जैसे मैंने पहले बताया था लाइनक्स में जितने भी सॉफ्टवेयर हम कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ बताया गया रहता है। ये क्या बोला, सर्वर टोकन्स, दिस डायरेक्टिव कॉन्फ़िगर्स दैट यू रिटर्न एज अ सर्वर एचटीटीपी रेस्पॉन्स हेडर, ठीक है। तो सर्वर रेस्पॉन्स हेडर के लिए द डिफॉल्ट इज फुल विच सेंड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ओएस टाइप एंड कंपाइल्ड इन मॉड्यूल्स। तो हेडर में, अब हेडर भी पढ़ेंगे हम, हेडर क्या चीज़ है। तो हेडर में जो अभी जो यहाँ पे लिखा है वो ओएस है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट फुल होता है बोल रहा है, और इसके हिसाब से हेडर में ये इन्फॉर्मेशन डालता है। तो इसको मुझे चेंज करने के प्लॉट करना पड़ेगा, मुझे चेंज करके इसको प्लॉट करना पड़ेगा ताकि ये प्लॉट के लिए चल सके। ये आप नहीं भी चेंज करोगे तभी से चलेगा, बट एक जैसे स्टैंडर्ड होता है ना कि हम प्रोडक्शन में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये है। बस आपको सिर्फ ये फाइल में सिर्फ यही चेंज करना था। हमने अपने वेब सर्वर को ऐसे बनाना है कि ये प्रोडक्शन में है। तो प्रोडक्शन में करने के लिए हमें इस तरीके से करना पड़ता है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, हो गया मेरा फाइल सेव। अब क्या करना है, अब मैं वापस जाना है, एक डायरेक्टरी वापस जाने के लिए cd डॉट डॉट, फिर मैं करूँगा ls, एक और फोल्डर होता है cd मोड्स इनेबल्ड। ये क्या करता है, अब आप देख रहे होंगे कई सारे चीज़ में आपको समझ आ रहा होगा, एलियस, ऑथ बेसिक, ऑज, डिफ्लैट, dir, इन्वायरमेंट, कई सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। तो ये जितने भी आपके फाइल्स वगैरह हैं ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है। चलिए तो पहले ना कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले एक बार हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं जो भी हमारे इसके अंदर जो डायरेक्टरीज़ है ना इसके बारे में, तो वो सही रहेगा। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको बताने की कि जितने भी डायरेक्टरीज़ हैं काम क्या करते हैं। तो जैसे आप etc अपाचे के अंदर जाएंगे तो आपको ये कुछ फाइल्स मिलेंगे, apache2.conf, ये कुछ फाइल्स हैं, पोर्ट्स है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, एनवर्ड्स, मैजिक, और ये फोल्डर्स है। सबसे पहले बात करते हैं अपाचे 2 के बारे में। ये क्या है, ये क्या है, हमारा प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है अपाचे के लिए। जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना इसका, आपके वेब सर्वर का ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब, ये सिंपल सी बताता हूँ मैं आपका, ये वेब सर्वर है, ठीक है। मैं इसमें एक साइट बना दिया, एक साइट बना के उसे कंटेंट डाल दिया और वेबसाइट चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ उसी वेब सर्वर पे दूसरा वेबसाइट बनाऊँ, तो पॉसिबल है ये? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे पॉसिबल है। 2, 3, 4, 10, 50 जितने भी चाहे आप उतने इसके अंदर वेबसाइट्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो एक वेबसाइट का एक अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, मैं वेबसाइट बोल रहा हूँ तो सिर्फ वेबसाइट के स्पेसिफिक हो जाएगा, सिर्फ वेबसाइट के कॉन्फ़िगरेशन का फाइल वो अलग जगह बनता है। apache2.conf जो है ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मतलब जितने भी इसके अंदर आपके वेबसाइट के कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो हर आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब वेबसाइट के कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो सेटिंग फाइल होता है, ठीक है, ये उससे ऊपर का फाइल होता है apache2.conf। तो ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं, मतलब इसमें जो हमने सेटिंग करेंगे ना वो अंदर के जितने भी अलग अलग जो वेबसाइट के जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उस पर भी लागू होगा, तो इसलिए इसको ग्लोबल कहा गया है। और इस जो भी हम इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे वेबसाइट वाले, वो होगा एक वेबसाइट के स्पेसिफिक, मतलब वेबसाइट के लिए ही स्पेसिफिक मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा। तो ये क्या है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इससे हम पूरे आपका वेब सर्वर है उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। पोर्ट्स देख लेते हैं, पोर्ट्स क्या है। एक बार पोर्ट्स में आपको खोल के दिखाता हूँ। कैट, फिलहाल अपाचे भी देख लो आप, कैट अपाचे, ये देखो, तो ये ऐसे कुछ होता है ये, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ फाइल होता है आपका, ये डायरेक्टरीज, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ये सभी वेबसाइट पे ये लागू होता है। एक और फाइल होता है हमारा कैट पोर्ट्स, ये क्या काम आता है, ये देखिए, लिसन ऑन 80, तो ये पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के काम आता है ये। फिर ये कुछ लिखा है इफ़ मॉड्यूल SSL मॉड्यूल, फिर लिसन 443 पे। एक और है GNU-TLS.C, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये किस पे करता है, 443 पे करता है। तो ये जो है हमारा
पोर्ट्स की स्पेसिफिक होता है, मतलब अपाचे किस पोर्ट पे लिसन करेगा। जैसे अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बताया ना, ये पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है, अगर मैं इसको 8080 कर दूँ तो ये 8080 पे भी लिसन करेगा। तो ये पोर्ट्स के कन्फिग्रेशन के ये काम आता है। एक हम जाते हैं इसके अंदर, और भी हम देख सकते हैं, एक है साइट्स अवेलेबल। यहाँ पे साइट्स अवेलेबल है कुछ, ये फोल्डर है, ये क्या काम आता है। तो ये जो डायरेक्टरी है, ये जितने भी आपके अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं ना, इंडिविजुअल वेबसाइट्स, उसको भी, उसी को हम कहते हैं वर्चुअल होस्ट। तो वर्चुअल होस्ट मतलब अलग अलग आपके वेबसाइट्स के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। मतलब एक जो वेबसाइट होगा या उसका एक डोमेन होगा या सब डोमेन होगा, जो भी होगा, उसका एक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो उसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन का जो भी सिस्टम होगा, सेटिंग होगा एक वेबसाइट के लिए, ये वहाँ पे जाता है। मतलब जितने भी आपके वेबसाइट्स होंगे ना अलग अलग, जैसे आप चाहते हो कि आपके पास 5-6 वेबसाइट्स हैं, तो उसके जो स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो इसके अंदर रहेंगे। इसको मतलब हम जानेंगे, जैसे ए टू एंड साइट नाम का एक कमांड होता है, उससे हम इनेबल करते हैं इसको। आप फाइल पहले बना लो, फिर उसको इनेबल करना पड़ता है साइट को, तो उसके भी कमांड होते हैं अपाचे के अंदर, ठीक है। एक होता है हमारे पास साइट्स इनेबल्ड। ये क्या है, ये क्या करता है, एक सिमलिंक बनाता है। सिमलिंक क्या है, जैसे हमारे पास शॉर्टकट होता है ना हमारे विंडोज़ में, तो इसमें भी शॉर्टकट होते हैं, उसी को हम सिमलिंक कहते हैं। हार्ड लिंक होता है, एक सिमलिंक होता है, सॉफ्ट लिंक होता है। तो ये सिमलिंक के अंदर ही आते हैं सब। तो एक सिमलिंक बनाता है, किस चीज़ का सिमलिंक बनाता है, आपके इस फाइल का। एक्चुअल में कैसे काम करता है अपाचे, कि जैसे हम उसको बोलते हैं ना कि ये हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दिया एक वेबसाइट के लिए, और उसको जैसे हम लिखते हैं ना ए टू एंड साइट, मतलब ए टू मतलब अपाचे टू एंड साइट मतलब होता है इनेबल साइट। तो जैसे हम ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कहते हैं कि इसको इनेबल कर दो, वो इसके अंदर सिमलिंक बना देता है साइट्स इनेबल्ड में। तो इसलिए साइट्स इनेबल बोला है कि कौन कौन से साइट इनेबल्स है। आप इसमें चाहे तो जैसे 10 आपके वेबसाइट्स है की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यहाँ पे, आप उसमें सिर्फ 5 को इनेबल किए हैं, तो जो 5 इनेबल करोगे वो सिर्फ साइट्स इनेबल्ड के अंदर 5 जो इनेबल्ड है वो यहाँ पे दिखाएगा। जो जो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो यहाँ पे दिखाएगा। 10 है, 10 में से आपने 5 इनेबल कर रखा है, तो 5 के 5 यहाँ दिखाएंगे। तो ये दोनों फोल्डर एक जैसे ही काम करते हैं, बस जो इनेबल्ड वाले हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। मतलब एक शॉर्टकट बना देता है, ए टू एंड साइट नाम का कमांड एक शॉर्टकट बना देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइट्स इनेबल्ड। एक होता है कॉन्फ अवेलेबल। ये रहा, ये कॉन्फ अवेलेबल क्या करता है, ये साइट्स अवेलेबल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। साइट्स, इसके साइट्स नहीं होते, मतलब ये जो आपका जो सर्वर का जो स्पेसिफिक सेटिंग्स होता है ना, ये उसके सेटिंग्स होते हैं हर साइट के अलग अलग। कि आप कुछ स्पेसिफिक सर्वर वाले सेटिंग्स करना चाहते हो ना हर साइट्स का, तो आप उसको कॉन्फ अवेलेबल में कर सकते हो। एक होता है कॉन्फ इनेबल्ड, ये रहा हमारा, कहाँ है कॉन्फ इनेबल्ड, ये रहा हमारा। अब ये क्या करता है, तो ये जैसे दोनों नाम लग रहे हैं ना ये जैसे, वैसे ये भी है कॉन्फ इनेबल्ड कॉन्फ अवेलेबल। तो ये क्या करता है, ये सिमलिंक बनाता है कॉन्फ अवेलेबल का। मतलब जैसे आप कॉन्फ अवेलेबल में कुछ बनाओगे स्पेसिफिक जो साइट है उसके कुछ सेटिंग्स के लिए, सर्वर के सेटिंग्स के लिए, तो ये यहाँ पे जैसे इसको इनेबल करोगे ये हमारा इस पर सिमलिंक बना देगा, जैसे इसमें काम चल रहा था, ठीक है। एक और होता है मोड्स अवेलेबल, ये देखिए, और यहाँ पे एक होता है मोड्स इनेबल्ड। दोनों एक जैसे लग रहे हैं। ये क्या काम करते हैं, ये जो है जो आपके अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं इसके अंदर, जैसे जो मॉड्यूल्स हम बोल रहे हैं ना, तो अब जैसे हमने वो ये वाला फाइल दिखा था, तो इफ़ मॉड्यूल SSL_ मॉड्यूल। SSL क्या है, एक मॉड्यूल है। तो जो मॉड्यूल्स है इसके अंदर, उसको अगर आप इनेबल करते हो तो वो मोड्स इनेबल के अंदर चला जाएगा। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, अलग अलग इसके, जैसे अभी इसमें फिलहाल SSL अभी है नहीं, तो SSL के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे SSL को इनेबल करना पड़ेगा। तो उसका मॉड्यूल होता है, मतलब आप कह लो छोटा सा सॉफ्टवेयर मान के चलो या कॉन्फ़िगरेशन मान के चलो। तो जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो इनेबल करते जाओगे, मोड्स इनेबल में सिमलिंक होते जाएगा। तो इसका वो काम है। एक बार मैं उसको दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ आएगा। ये देखिए इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, अब इनका सबका अलग अलग काम है, कुछ ना कुछ इसका स्पेशल काम होता है। HTTP2, हार्ट मॉनिटर्स, हेडर लोड, प्रॉक्सी सेटअप, तो ये सब क्या है, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं इसके। इसको क्या करना पड़ता है, एक लोड फाइल होता है इसके अंदर,
और इसको इनेबल करना पड़ता है ऑथ। अगर आप ऑथ इनेबल करना चाहते हो, आप चाहते हो अपाचे का इंटरनल जो ऑथराइजेशन सिस्टम है वो यूज़ करो, तो ऐसा ही हमें इनको सबको इनेबल करना पड़ेगा। CGI अगर मोड आप करना चाहते हो तो वो काम आएगा। माइम के लिए करना पड़ेगा। कैसे का भी है यहाँ पे, SSL का, ये देखिए SSL लोड। ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग मॉड्यूल्स मिलेंगे। इसको आप ज़रूरत के हिसाब से इनेबल करते जाओगे और अपने वेबसाइट में यूज़ करते जाओगे, जैसा उसको जो नेसेसरी है उनको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा उसके हिसाब से इसको हम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक और हमारे को मिलता है ENV वैट्स। इसका फुल फॉर्म यही होगा, इन्वायरमेंट। ENV का मतलब हो गया इन्वायरमेंट, वैट्स का मतलब हो गया वेरिएबल्स। ये क्या है? ये क्या करता है, कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल जो कि अपाचे यूज़ करता है, जैसे कि अपाचे को रन करने का, मान के चलो अपाचे को आपको रन कराना है या किसी ग्रुप से इससे होगा ना, मतलब कोई ना कोई इससे वो चलेगा, ये भी तो कोई ना कोई यूज़र चलाएगा ना उसको। तो अगर आप मतलब आप चाहते हो कि कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल, आप स्पेसिफिक इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ करो, ये उसके काम का है। और एक मैजिक नाम का भी होता है यहाँ पे, ये मैजिक, ये क्या काम करता है, जितने भी ये माइम टाइप्स होते हैं ना, ये उसके काम आता है। ये क्या करता है, अपाचे को ये मतलब समझने में मतलब सहायता करता है कि किस टाइप के फाइल को हमारे को सर्व कराना है। जैसे फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पे मान के PHP भी तो एक तरह से चलता है ना, इसके अंदर मैं लिख दूँ /index.php है ना, तो नहीं चलेगा। तो ये जो PHP जो एक्सटेंशन है ना, तो PHP जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो भी चले, तो वो सब ये मैजिक के अंदर होता है हमारे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर और भी हम धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे। मॉड्यूल्स वगैरह के बारे में जानेंगे, मॉड्यूल्स कैसे चलते हैं। एक इसका और भी देख सकते हैं, जैसे अपने एक छोटा सा इसका ब्रीफ लिया है हमने। इसके लॉग फाइल्स कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं CD var लॉग्स के अंदर होगा आपको, सॉरी CD var log के अंदर होता है। एक इसको आपको इसके अंदर एक डायरेक्टरी मिल जाएगा अपाचे 2 का, तो CD अपाचे 2। ये देखिए, तो इसके अंदर आपका एक एक्सेस लॉग मिलेगा, एक एरर लॉग मिलेगा। आप हर अपने वेबसाइट के लिए अलग अलग लॉग भी बना सकते हो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपका कौन सा वेबसाइट का कौन सा लॉग है। वो भी हम देखेंगे करके कैसे वो हम करते हैं। तो इस तरीके से इसका लॉग फाइल भी ऐसे चलता है, ठीक है। इसके अलावा और एक डायरेक्टरी होता है अपाचे से रिलेटेड, वो होता है आपके वैर में ही होता है, CD var। अगर आप dir करें तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक www, तो ये जब भी आप अपाचे इंस्टॉल करते हो तो ये अपने आप ही बन जाता है। ये क्या काम करता है, CD HTML, ये देखिए index.html। अब अगर इसको मैं कैट करके देखता हूँ तो आपको समझ आएगा कि ये जो हमारा फाइल है ना, एक्चुअल में ये यही फाइल है। ये देखिए HTML फाइल, समझ रहे हैं। तो एक आपने HTML फाइल यहाँ पे बना दिया, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ कि ये जो HTML फाइल है ना, यही एक्चुअल में रेंडर कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो मेरा HTML फाइल है index.html, यहाँ पे मतलब var पे ही आप अपने वेबसाइट के जो भी कंटेंट है इसको रखोगे। यहाँ पे जो भी आप कंटेंट रखोगे, PHP के फाइल्स रखोगे, या आपका कोई स्टैटिक वेबसाइट है जो HTML में होगा, तो आप जो भी यहाँ पे रखोगे यहीं से वो चलेगा। तो जो भी आपके कंटेंट है ना, वेब कंटेंट, उसको हम यहीं पे डालते हैं। चाहे तो अलग अलग फोल्डर भी बना सकते हैं, आपको अलग अलग वेबसाइट्स भी बनाने होंगे ना, तो अलग अलग फोल्डर भी आप बना सकते हो, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो। ये देखिए HTML जैसे बना है ना, ऐसे वेबसाइट 1, वेबसाइट 2, या जो आप चाहते हो एप्लीकेशन का नाम है, तो इसके ऐसे ना HTML बनाया है, तो ऐसे एप्लीकेशन 2 फलाना एप्लीकेशन, ये ऐसा कुछ एप्लीकेशन आप बना के फोल्डर बना के उसके अंदर आप अलग अलग रखते जाओ और उसको सेटिंग करते जाओ आपके वर्चुअल होस्ट में कि भाई यहाँ से फाइल, ये वेबसाइट का ये उठाओ, ये वेबसाइट का ये उठाओ, तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ जैसे कि ये चलता कैसे है, उसके भी कुछ फाइल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। CD अगर हम जाएँ USR लिब पे, ठीक है, ये मैं लिब पे आ गया। इसके अंदर देखते हैं कुछ है इसके अंदर, तो CD अपाचे इसके अंदर होता है, अपाचे भी इसके अंदर एक है। ये देखिए मॉड्यूल्स नाम का एक होता है, CD मॉड्यूल्स करें
ये देखिए इसके अंदर कुछ सो नाम का फाइल है। तो ये आप देखेंगे ये वही फाइल है जो आपके मॉड्यूल्स का, ये मॉड्यूल्स का फाइल है। तो ये क्या करता है एक्चुअली में, इसको आपको इंक्लूड कराना पड़ता है। बहुत सारे ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, ये अपने आप भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए हो जाते हैं। तो ये जो फाइल्स है बहुत जरूरी है, ये लाइब्रेरी के अंदर होता है आपके। तो अपाचे के जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, जैसे आप चाहते हो कि SSL इनेबल करो तो वो इन्हीं सबसे होगा। ये देखिए मोड SSL, ठीक है, मोड रीराइट, अगर आपको रीराइट कराना है तो ठीक है। तो इस तरीके से इसके आपको फाइल्स मिलेंगे। तो मैं बात कर रहा था आपका कुछ प्रोडक्शन की सेटिंग्स के बारे में, वो पहले कर लेते हैं। ETC अपाचे 2 यहाँ पे हमें जाना था और यहाँ पे हम थे। पहला तो हमने क्या security.conf पे जाके हमने सेट कर दिया था कि प्रॉड में इसका जो सर्वर टोकन है वो प्रॉड में कन्वर्ट हो जाए और ये प्रॉड सर्वर की तरह चले। एक और होता है हमारे पास नैनो मोड्स इनेबल्ड के अंदर जाते हैं। मोड्स इनेबल्ड सॉरी, तो मोड्स इनेबल के अंदर एक और फाइल होता है। एक बार हम कहते हैं CD कर ही लेते हैं इसके अंदर, CD मोड्स इनेबल्ड। ये देखिए अभी ये मॉड्यूल जो है ना ये इनेबल्ड है और आप देखेंगे ये देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मतलब LS-LAST का आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ सकता है अगर आप चाहो तो, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसको LS करता हूँ या एक बार दिखाता हूँ सिर्फ LL करता हूँ तो काफ़ी कुछ दिखा रहा है ये। अगर LS करता हूँ तो अगर मैंने LS किया तो ये सिर्फ कुछ नीले कलर में, मतलब आसमानी कलर बोलो इसको आप, ये नीला नहीं है आसमानी। नीला कलर तो हमारे फोल्डर्स के लिए होता है, ये कुछ आसमानी कलर में होता है। तो हमने बहुत पहले हमने पढ़ा था जब लाइनक्स को देख रहे थे, तो जो इस तरह के कलर के जो फाइल्स होते हैं वो सिमलिंक होते हैं, मतलब सॉफ्ट लिंक होते हैं या आप कह लो शॉर्टकट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको और अच्छे से देखना चाहूँ कि भैया किस फाइल का ये सॉफ्ट लिंक है तो ये ऐसे दिखाता है। ये देखिए ये जो फाइल है इसका सॉफ्ट लिंक ये है, मतलब मोड्स अवेलेबल के अंदर एक रिक्वायर्ड टाइम REQ टाइम out.conf, तो इससे इसको सिमलिंक कराया है इस डायरेक्टरी पे, ठीक है भाई। जितने मॉड्यूल्स इनेबल्ड है ना उसका सिमलिंक है। तो एक्चुअली में इसके जो मॉड्यूल्स के फाइल्स है कहाँ पे, वो मोड्स अवेलेबल में है, लेकिन सिमलिंक हमने कहाँ पे करा रखा है, मोड्स इनेबल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा ना, एक हमारे को फाइल मिलेगा dir.conf, नैनो dir.conf, मतलब सिमलिंक को भी आप एडिट कर सकते हो। एक्चुअल में वो आपका क्या करेगा ना, जो आपका जो एक्चुअल फाइल है जिसका शॉर्टकट, ये तो शॉर्टकट को हम एडिट कर रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट जिसको पॉइंट करता है उसको हम एक्चुअल में एडिट कर रहे होंगे। ये आ गया। अब ये क्या है, डायरेक्टरी इंडेक्स। तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि ये कुछ फाइल्स जो मतलब आपके फाइल्स वगैरह है ना कि कैसे चलेगा। जैसे अभी HTML है तो ये HTML को भी चलाएगा, CGI को चलाएगा, PL को चलाएगा, PL मतलब पर्ल को बोलते हैं, PHP को चलाएगा, XHTML को भी चलाएगा और HTML चलाएगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि HTML को प्रायोरिटी दे रहा है, ये सबसे पहले जो प्रायोरिटी है HTML को चलाएगा पहले। अब इसका क्या फ़ायदा है, मैं जानता हूँ कि मेरा जो www जो HTML जो फोल्डर है वैर के अंदर, जहाँ पे मेरा एक वेबसाइट का एक फाइल पड़ा है index.html, तो अगर मैं इसको प्रायोरिटी रखता हूँ तो ये चलेगा। अगर वहीं पे उसी डायरेक्टरी पे मैं एक और फाइल बना देता हूँ index.php तो वो भी चलेगा, लेकिन प्रायोरिटी किसको देगा, वो प्रायोरिटी पहले इसको देगा। इसका नंबर तो अभी PHP का नंबर तो बहुत बाद में है। तो आप क्या चाहते हो, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी दो वो PHP को दो। अगर वहाँ PHP का कोई index.php नाम का कोई है फाइल, सबसे पहले वो चलना चाहिए, उसके बाद आपका HTML चलना चाहिए। हाँ, अगर index.php ना मिले तो उसके बाद आप index.html को चला लेना। तो इस तरीके से हम इसका कन्फिगरेशन भी हम चेंज कर सकते हैं कि प्रायोरिटी वो पहले PHP को दे, और भी हम एक्सटेंशन इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे एक्सटेंशन होते हैं। ये जो है काफ़ी पॉपुलर जो एक्सटेंशन है ये वो है। अब और चाहते हो कि आपको कोई स्पेसिफिक वेब या डायनेमिक हो, जैसे PHP होता है, या ऐसे और भी कई सारे ऐसे लैंग्वेजेस आते हैं, तो उनको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि अब Grails एक एप्लीकेशन होता है, Grails के आपके सर्वर पेजेस होते हैं, आप उनको चाहते हो कि वो पहले चले, तो वो सब भी आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे PHP के लिए इसको कर दिया मॉडिफाई कि मेरा PHP का जो फाइल है वो पहले चलना चाहिए, बाद में मेरा HTML फाइल चलना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हम करके देखेंगे। फिलहाल हमने ऐसे बना के ये मैंने सेव कर दिया।
अब हम एक बार और देख लेते हैं हमारे नैनो अपाचे 2 कॉन्फ को, इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ खोजना पड़ेगा। देखिए सर्वर रूट यहाँ पे पहले से डला हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये कमेंट आउट है और ये डिफ़ॉल्ट ले लेता है। बाकी आप चाहो तो सर्वर रूट कहीं और पे मूव भी कर सकते हो, इसके लिए फ़ाइल होता है। ये देखिए ये प्रोसेस आईडी का फाइल है, ये टाइम आउट है, कीप अलाइव, ये देखिए कीप अलाइव, ये हमारा कीप अलाइव। तो काफ़ी सारे सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इसमें। मैक्स कीप अलाइव 100, कीप अलाइव टाइम आउट 5, ये यूज़र का है, ये ग्रुप का है, और ये क्या है, ये इन्वायरमेंट है। मतलब पहले से इन्वायरमेंट सेट हो रखा है। वो कहाँ सेट हो रखा है, यहाँ से, ठीक है। ऐसा आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। होस्ट नेम लुकअप्स को ऑफ कर रखा है। देखिए एरर लॉग कहाँ पे रहेगा, अपाचे लॉग डायरेक्टरी। अपाचे लॉग डायरेक्टरी क्या है, इन्वायरमेंट वेरिएबल है। और एरर डॉट लॉग, लॉग लेवल का जो वार्निंग है यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी फिलहाल लॉग लेवल का है, वार्न है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो आप चाहो तो। इसको एरर, क्रिटिकल, अलर्ट, इन्फो, नोटिस, है ना, ऐसे में भी आप चेंज कर सकते हो। मैं सोच वार्न लिख के इसको मैं लिख दूं कि एरर लिख दूं, तो जो एरर आएगा वही लॉग में दिखाएगा। इन्फो लिख दूं तो और ज़्यादा बताएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन देगा हर चीज़ का। पोर्ट्स देखिए इंक्लूड करा रहा है ports.conf को, ports.conf वही पोर्ट्स के काम आता है। तो ये मेन हमारा अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये क्या करता है, पूरा अपाचे की सेटिंग अपने पास रखता है। वो ये मतलब ये फाइल ये डिसाइड करता है कि पोर्ट्स कौन से होंगे, कौन से फाइल चलेंगे, कौन कौन से जो मॉड्यूल्स हैं वो लोड होंगे। अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी के बहुत सारे चीज़ें आपको दिखेंगे। डायरेक्टरी के जो एक्सेस का तरीका है ना, कि कैसे वो डायरेक्टरी को एक्सेस करेगा, ये वो भी बताया है। एलो ओवरराइड, नन, रिक्वायर ऑल, ग्रांटेड। तो ये काफ़ी स्पेसिफिक सेटिंग्स है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से जाना सीखेंगे। एक यहाँ पे कुछ एक्सेस फाइल नेम लिखा हुआ है .htxs। तो हम जानते हैं कि डॉट जो होता है वो हिडन फाइल होता है। मतलब वेब सर्वर में हम कई सारे जो काम है ना कॉन्फ़िगरेशन, वो htxs से भी कर सकते हैं। और फाइल्स मैच .ht लिखा हुआ है, रिक्वायर ऑल, डिनाइड। तो ये सब सेटिंग के बारे में हम जानेंगे। देखिए लॉग का फॉर्मेट भी दिया है यहाँ पे कुछ, ये देखिए यहाँ पे कुछ लॉग का फॉर्मेट भी दिया है। तो ये पहले से कुछ स्पेशल सेटिंग बनाया गया है। इसके अलावा और इंक्लूड किया गया है, इंक्लूड ऑप्शनल, कॉन्फ इनेबल को star.conf नाम का जितने फाइल है सबको इनेबल करो बोल रहा है, मतलब उसको इंक्लूड करो बोल रहा है। साइट्स इनेबल के अंदर जो star.conf नाम का फाइल, स्टार मतलब जो भी हो इसके आगे हो, तो जो भी वहाँ पे .conf नाम का फाइल है उसको भी इंक्लूड करो बोल रहा है। तो ये एक ग्लोबल हमारा एक फाइल है। इस पे जो हमें खोजना था वो हमें खोजना था, अगर मैं Ctrl+W करूँ और यहाँ पे मैं खोजूँ सर्वर एडमिन, ठीक है, सर्वर। तो ये एक सर्वर आ गया। एक्चुअली में ये नहीं है, मुझे सर्वर एडमिन खोजना है। Ctrl+W करता हूँ, सर्वर एडमिन ऐसा कुछ खोजना है मुझे। सर्वर एडमिन तो मुझे मिला नहीं। एक बार देखते हैं कहाँ पे है। ये मैं शुरू में आ गया। मतलब आपका सर्वर एडमिन को हम यहाँ पे इनेबल करना चाहते हैं कि सर्वर एडमिन होगा कौन, और इसका ईमेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिलहाल मुझे सर्वर एडमिन दिख नहीं रहा यहाँ पे, शायद इस वर्जन में हो ना। तो उससे क्या है ना कि वेब मास्टर का ईमेल आईडी हम डाल सकते हैं इसके अंदर। तो फिलहाल हम वो नहीं करते। तो फिलहाल ये कंप्लीट है हमारा। तो ये हमने 2-3 सेटिंग्स हमने कर ली, और इससे हमारा भी क्या होगा, हमारा ये वेब पेज चल रहा है। कुछ इसमें एडिट वगैरह करना है, वो एडिट भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, हमने एक वेब सर्वर डाला, उसके बारे में उसके जितने भी आर्किटेक्चर वगैरह हैं, जो भी फाइल्स हैं, क्या क्या काम आते हैं वो भी देखा हमने। आगे के वीडियो हम क्या करेंगे ना, और इसको अच्छे से बनाएंगे, एक वेबसाइट वगैरह बना के देखेंगे। एक वर्डप्रेस बहुत जल्दी हो जाता है काम, वर्डप्रेस भी हम करके देख सकते हैं। और वो सब करने के बाद हम थोड़ा और इसको गहराई में पढ़ेंगे, ठीक है, ये कैसे काम करता है और किस तरीके से ये हम अपाचे में काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास IIS है, हमारे पास Nginx है, तो उस पर भी हम काम करके देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। तो ये सीरीज़ काफ़ी अच्छा होने वाला है, और जितने भी हम आगे का जो भी चीज़ हम देखेंगे उसके प्रैक्टिकल भी अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।